दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने की बजाय कभी-कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनजर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी-कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज का जो विषय है वो थोड़ा संवेदनशील है और हो सकता है कि कई माँ बाप ना चाहें कि उनके बच्चे आज का शो देखें। अगर ऐसा है तो आप अपने बच्चों को नज़दीक के कमरे में भेज सकते हैं या और कोई सुरक्षित जगह पे भेज सकते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि 10 और 12 बरस के बच्चों को ये शो ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ये मेरी अपनी राय है। हर माँ बाप की अपनी राय अलग होती है और हम इस बात की इज्जत करते हैं। जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, आज का जो टॉपिक है, आज का विषय जो है वो आपके सामने खुलेगा और ये फैसला आप तब भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, रिसर्च के दौरान मेरी मुलाकात अलग अलग बहुत ही दिलचस्प लोगों से होती है और ऐसी ही एक दिलचस्प शख्सियत हैं गज़ल। गज़ल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद इन्फोसिस में कई साल भी काम किया, लेकिन आज वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर लेखक काम करती हैं। लेकिन सिर्फ ये एक वजह नहीं है जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि गज़ल की ज़िंदगी बहुत ही दिलचस्प है। आइए मिलते हैं गज़ल से और उनके बारे में जानते हैं। कम गज़ल। गज़ल, आज आप खुश हैं, आप एक लेखक हैं फिल्म इंडस्ट्री में और जो काम आप कर रही हैं उसमें आप खुश हैं जी। लेकिन एक वक्त था बचपन में जब आप बहुत सारे संघर्ष से, स्ट्रगल से गुजर रही थी। जी। क्या उसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगी? तो हुआ ये था कि मेरा जन्म एक गलत शरीर में हुआ था। तो मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई थी। जब आप पैदा हुई थी तो आप एक लड़का थी? जी जी। लेकिन मैंने कभी भी अंदर से अपने आप को लड़का महसूस किया ही नहीं। जो भी छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे अच्छी लगती थी, सब लड़कियों की तरह थी। जी। मेरी ज़्यादातर दोस्त लड़कियां थीं। मुझे उनके साथ घर घर खेलना अच्छा लगता था। मम्मी के कपड़े में जब वो जाती थी घर से तो मैं मम्मी के कपड़े पहन लेती थी, उनके दुपट्टे के साथ खेलती थी। तो किस उम्र में आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी? क्योंकि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो ये सारी चीज़ें शायद उसको एहसास ना हो। आप मान लीजिए 5 साल की उम्र से। जी जी। उस वक्त ऐसा एक्चुअली ये वाकया हुआ था कि मेरी मम्मी तो घर पे नहीं थी और मैं हमेशा की तरह उनके कपड़ों से खेल रही थी। मेरी एक आंटी थी, उन्हें देख के बहुत अजीब लगा। फिर उन्होंने ज़ोर से मुझे 2 बार तमाचे लगाए। मैं यहाँ पे लोगों को बताऊं कि क्योंकि मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। जी। आपको मैं देखता हूँ तो मुझे आप लड़की नज़र आती हैं। जी। तो जब आप बोलती हैं आप 5 साल की, तो मैं अपने माइंड में लड़की इमेजिन करता हूँ। हम लोग को इमेजिन करना है कि 5 साल की थी गज़ल, उस वक्त लड़का थी।
जी उस उम्र में ये वाकया हुआ आपके साथ जी। और आपकी आंटी ने आपको उस वक्त मारा, जी। तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? उस वक्त मुझे पहली बार मुझे ये समझ में आया कि जो मैं अपने आप को समझ रही हूँ वो मैं दूसरों की नज़र में नहीं हूँ, कि कुछ गड़बड़ है मेरे शरीर में और मेरे आत्मा में। मेरी आत्मा का जो लिंग था, जेंडर था, वो मेरे शरीर के जेंडर से बिल्कुल ऑपोजिट था। अलग था। और ये बात बहुत धीरे धीरे और समझ में आती गई जैसे मैं और बड़ी होती गई। जी। लेकिन किसी को भी मैं बहुत देर तक ये बता नहीं पाई। डर और ज़्यादा इसलिए भी लगता था क्योंकि स्कूल में सब बहुत चिढ़ाते थे, मुझे नाम बुलाते थे, कोई छक्का बोलता था, क्योंकि मेरे हाव भाव थोड़े फेमिनिन थे हमेशा, लड़कियों की तरह थे इसलिए। मुसीबत ये थी कि मुझे पता था कि मुझे इन्हें कंट्रोल करना है, मुझे अपने आप को ज़्यादा लड़कियों जैसा नहीं दिखाना है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते थे वरना। जी। तो मैं अपनी पहचान को और दबाने की खुद ही कोशिश करती थी। तो एक तरह से एक कैद थी वो। हर रोज़, हर मिनट, हर जीता सेकंड एक जेल में थी मैं। ये ऐसे ही है कि जब आप मानिए कि कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई भी लड़की है, जो कोई भी औरत है, अगर उनसे कहा जाए कि आपको पूरी जिंदगी बस एक लड़के का रोल जीना है, हर रोज हर वक्त, वो थी मेरी जिंदगी। फिर आपने पहली दफा कब किसी से इसके बारे में जिक्र किया या बातचीत हुई? जब मैं कुछ 13-14 साल की थी, पापा से मैंने उस दिन सब कुछ पहली बार बताया था। और जाहिर सी बात है, उन्हें एकदम से समझ नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक लड़का कैसे एक लड़की की तरह महसूस कर सकता है। पर उन्होंने कहा कि मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो ये प्रॉब्लम है नहीं तुम्हारे लिए। मैं समझने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये शायद एक दौर हो, एक फेज़ हो जो निकल जाएगा। लेकिन फिर बड़े होते होते जब मैं 16 साल की हुई, वैसे भी एक टीनेज होती है, आप अपने आसपास और लोगों को देखते हैं, किसी का रोमांस हो रहा है, लोग डेट पे जा रहे हैं और क्लास में रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा अकेली रहूँगी, कि मेरी लाइफ में कभी भी ये नहीं आएगा। सो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो मैं एग्ज़ाम के पहले दिन सुबह मैं घर छोड़ के चली गई। मैंने कुछ पैसे चुराए घर से और मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। जैसे ही ट्रेन पटियाला से निकली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे एकदम से बहुत डर लगा। हद तब हुई जब कुछ 2-3 कोई ऑटो रिक्शा वाले या कोई और आदमी मुझे आके बोल रहे थे कि चलो चलते हैं, हमारे साथ चलो। तो आपको डर लगा? मुझे बहुत ज़्यादा तब डर लगा और मुझे लगा कि मैंने ये गलत किया है। तो मैंने एक एसटीडी से फ़ोन किया, मम्मी ने उठाया और वो रो रही थी। उन्होंने कहा तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं सुबह आ जाऊँगा। और करीब 2 घंटे बाद मेरे कंधे पर किसी ने ऐसे टैप किया, तो मैंने देखा मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त जो दिल्ली में रहते हैं, अच्छा, वो थे। पापा ने उन्हें फ़ोन कर दिया था, फिर वो मुझे अपने घर ले गए और सुबह पापा ड्राइव करके आए थे पटियाला से। वापस ले जाते टाइम उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश की है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते, ये करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने उन्हें बताया वही प्रॉब्लम है, वो फेज़ गुजरा नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, मुझे लगता है कभी ख़त्म होगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा हम समझते हैं, तुम हमसे बात तो किया करो। तुमने उसके बाद कभी बात नहीं की, तो हमें लगा शायद सब ठीक है। ये इतना बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, मेरे माँ बाप का, जो मैं मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती उसको। जी। वो एक बड़ा मोड़ था मेरी ज़िंदगी में, जब मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे वेस्ट नहीं करनी है, मुझे कुछ करना है आगे। तब मैंने बहुत पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। कॉलेज के बाद इन्फोसिस में मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था। 2 साल मैं मैसूर में रही। उसके बाद मैंने हमेशा से अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेली थी।
मुझे लगता था कि जो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सपना है कि मुझे अपना शरीर बदलना है, अपना शरीर सही करना है मेडिकली, वो तो शायद मैं ना कर पाऊँ, शायद बहुत देर तक ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा एटलीस्ट मेरा जो दूसरा बड़ा सपना है ज़िंदगी का वो तो पूरा कर लूँ, फिल्म्स में काम करने का जो मेरा सपना था बचपन से। तो इसलिए मैंने मैसूर छोड़ा और मैं मुंबई आई। यहाँ पे मैंने जेवियर्स कॉलेज में फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। उस कोर्स के दौरान हमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इसी विषय पर, जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर। उस फिल्म की रिसर्च के लिए मैं बहुत से और लोगों से मिली जो या तो इस सफ़र से गुज़र रहे थे या गुज़र चुके थे। उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे क्या किया, क्या मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किया। तो वो सब बात करके मुझे लगा कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, और शायद अब मेरी ज़िंदगी में भी ये वक्त आ गया है। फाइनली जब मैं वो फिल्म लेकर घर गई, पटियाला गई और मम्मी पापा को दिखाई, भाई को दिखाई, जब हमने फिल्म ख़त्म हुई तो उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहे तो फिर तुम कब कर रहे हो? तो फिर तुम कब कराना चाहती हो ये ऑपरेशन? वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, और मैंने एक लंबा सा ईमेल लिख के मैंने अपने सब दोस्तों, सब रिश्तेदारों, सब पहचान वालों को बताया कि आपको मेरे बारे में ये सच नहीं मालूम, और असल में मैं एक लड़की हूँ। अंदर से मैं एक लड़की हूँ, शरीर मैंने लड़के का पाया है। जी। तो अब मैं अपने शरीर को भी बदलने जा रही हूँ। जी। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उनमें से किसी ने भी, जो भी लोग मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट थे, कोई भी छूटा नहीं। सब उस ज़िंदगी से मेरे साथ, इस ज़िंदगी में मेरे साथ आए हैं। इस सब के बाद जब फाइनली आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और आपको पहली दफ़ा लगा कि हाँ, अब मेरे पास शरीर वही है जो मैं हमेशा चाहती थी, जो मेरी आत्मा थी, अब मेरा शरीर भी वही है, तो क्या लगा आपको? क्या महसूस हुआ? क्या फील हुआ? सर्जरी के बाद जब नर्स ने पट्टी खोलकर बताया, दिखाया, तो वो हैरान थी मेरा रिएक्शन देखकर। वो बोली कि दूसरी लड़कियां तो उछलने कूदने लगती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत शांत महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि यही तो होना चाहिए था, यही तो सही है। इसमें क्या है? एक्साइटमेंट नहीं था, वो पीस था कि जो रूह है वो पहली बार शरीर के शांत साथ। है। हाँ पहली दफ़ा आपको शांति महसूस हुई? जी, बहुत ज़्यादा शांति। मुझे हर रोज़ ऐसा लगता है जैसे एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। मुझे हर रोज़ मैं आज़ाद महसूस करती हूँ। जेल ख़त्म हो गई है, और मुझे लगता है कि अभी मतलब एक 6-7 साल की लड़की हूँ। अभी आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है। अभी सही शुरू मानो। हुई है, अभी शुरू हुई है। अब आपको लोग देखते हैं, बहुत सारे लड़के देखते होंगे, दे मस्ट बी फाइंडिंग यू अट्रैक्टिव। हाँ, हाउ डू यू फील? वो अटेंशन मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ ठीक है, थोड़ा लेट आया तो कोई बात नहीं। गज़ल, मुझे बताइए, आज आप जब अपनी ज़िंदगी को आगे देखती हैं तो आपके क्या सपने हैं? इस वक्त तो सपना ये है कि मेरी एक फिल्म रिलीज हो जाए। तो मेरे लिए भी कोई अच्छी कहानी लिखी है और मेरे पास लाई है। I'd love to read the script. आई विल बी वेरी हैप्पी टू ब्रिंग यू समथिंग। उसके अलावा मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, दूसरा सपना है। और तीसरा सपना ऑफ कोर्स मेरा ये है कि अगर कोई अच्छा पार्टनर मुझे मिला तो बहुत अच्छा होगा, कोई जीवन साथी। लेकिन एक ये बहुत ज़रूरी बात है मेरे हिसाब से। कई लोग जब इस बारे में जानते हैं तो कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा, इसने सेक्स इसलिए चेंज कराया होगा ताकि ये लड़कों के साथ रिलेशनशिप कर सके। ये गलतफहमी मैं चाहती हूँ लोगों की दूर हो, क्योंकि वो मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे किसी और से प्यार हो, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार करना था। गज़ल, हमने सुना है कि आप बड़ा अच्छा गाती हैं। मैं कुछ सुनाई? ओके।
ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। ये हौसला कैसे झुके। ब्यूटीफुल। चलिए गजल, अब हम मिलना चाहेंगे आपके माता पिता से, जो मेरे लिए इस पूरी कहानी में वो सबसे बड़ी हीरो वही हैं। मैं नेता देना चाहूंगा भजन प्रताप सिंह जी को और सुकर्णी जी को। जब आपने फैसला किया गजल के साथ कि आप लोग लिंग बदलेंगे, सेक्स चेंज करेंगे, तो उस वक्त आपको दिक्कत हुई होगी या ये शायद तकलीफ भी हुई होगी कि आसपास के लोगों को कैसे समझाएं या बाकी परिवार वालों को कैसे समझाएं, ये बात आपके मन में आई थी? हाँ आमिर जी, मैं थोड़ा मुश्किल दौर से गुजरी थी तब। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इसको इतनी तकलीफ़ क्यों भगवान ने दी है। आज वैसे मैं बहुत फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं गज़ल की माँ हूँ। इसने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। तो जब आपने फर्स्ट डिसाइड किया पहली दफ़ा, तो आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया कि कैसे लोगों को बताएंगे या कुछ उसके बारे में सोचा आप लोगों ने? तो तब हमने थोड़ा महसूस किया कि अब अगर इसका सेक्स चेंज हो ही गया है तो ये अब दिखने में लड़की ही होगी, तो एकदम से पड़ोसियों को ऐसे मुश्किल उनको भी लगेगी, इसको भी लगेगी। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम पड़ोसियों को खुद ही जाके तो समझा के उनको बता देंगे। तो उनको हमने बारी बारी से सबको जाके समझाया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ी हिम्मत का काम है कि आप अपने मोहल्ले के हर घर में जाकर ये बात बताना कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम थी और अब उसका ये सोल्यूशन हो चुका है और हम चाहते हैं कि आप उसको उसी तरह माने, कबूल करें, उसको स्वीकार करें, उसी तरह माने और उससे उसी तरह बर्ताव करें। जी जी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग 3G लिंक के जरिए बात करेंगे गजल के मोहल्ले वालों से पटियाला में। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो जब आपको पता चला कि गजल लड़के से लड़की बनना चाहती है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? जब उसने डिसाइड किया कि मैंने जाना इस चेंज के लिए, तो उसने फ़ोन पे मेरे साथ बात की थी कि आपको कैसे लग रहा है। तो मैंने उसको सिर्फ यही कहा था कि जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, दिल कीप लविंग यू। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कपड़ों के पीछे क्या हो। तो आप जा सकते हो इस चेंज के लिए, हम आपको वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हम अब करते हैं, रादर ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमें लगेगा कि आप खुश हो। That's all. मेरे को, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोलूँगी कि मुझे 101% खुशी भी हुई। पहले ज़रूर थोड़ा सा धक्का लगा था, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। गुन्नो इतना अच्छा नहीं था जो गज़ल इतनी सुंदर बनी है। अब जो है कि she is the most graceful girl I have seen in our family. क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, जब माँ बाप स्वीकार करते हैं तो उसके साथ साथ आसपास के लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जब माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं। हाँ ये तो है। और उन्होंने किया भी है। हाँ हाँ, इसलिए मेरे लिए आप दोनों इतने बड़े हीरोज हैं। मेरी दुआ है कि सारे बच्चों को आप जैसे माँ बाप मिले। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप लोग आए और हमसे बातचीत Thank की। you very much. और मैं खास तौर से आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग एकदम सुपर डुपर पेरेंट्स हैं। आप भी बहुत, आप गले लगिए, गले लगिए। चलिए आइए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले मेहमान से। अजमेर के एक पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था दीपक का। माता पिता, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बचपन से ही वे सभी के चहीते थे।
परिवार से उन्हें भरपूर प्यार मिला। एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी हुई। पढ़ाई में भी दीपक हमेशा ही अव्वल आते रहे। आज दीपक एक अच्छे पद पर काम कर रहे हैं और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब वो काफी हताश हो गए थे। अंदर ही अंदर घुट रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्होंने खुदकुशी करने की ठान ली थी। दीपक, ऐसा क्या हुआ था आपकी जिंदगी में कि आपने सोचा मैं अपनी जान भी ले लूं? देखिए, जैसा कि गज़ल ने आपको बताया कि आपको एक तरह का रोल दिया जाता है, आपको रोल करना होता है। तो आदमी होने का एक मतलब होता है हर समाज में, औरत होने का एक मतलब होता है हर समाज में, और उन मतलबों में एक मतलब ये भी होता है कि अगर आप आदमी हैं तो आपको हमेशा एक औरत ही पसंद आनी चाहिए। तो हुआ ये कि बड़े होते होते मैं एक थोड़ा फेमिनिन चाइल्ड था। 5-6 साल से ही लोग मुझे बोलते थे, भैया ठीक से बैठ जाओ, बंदे बन जाओ, ढंग से बैठो, तुम ये क्या ऐसे हाथ ऐसे करके बात करते हो, क्या तुम इतने खुश क्यों हो? तुम लड़का हो, लड़के की तरह रहो। हाँ, लड़के की तरह खुश हो ना। अब एक 5 साल का बच्चा क्या जानता है लड़का होने का क्या मतलब? बस वो तो यही सुन रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, मुझ में कुछ गड़बड़ है। हाँ, आप बुरे हो। तो फिर हुआ क्या कि 12 साल 13 साल के आसपास क्या होता है कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देख के अजीब तरह से हंसते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम पिछली क्लास तक तो एक दूसरे के दोस्त थे, इस क्लास में आते ही तुम लोगों को क्या हो गया? तुम्हारे ग्रुप्स अलग बन गए, एक दूसरे को देख के तुम लोग हंस रहे हो, ये क्या हो रहा है? मतलब मेरे ऊपर वो सब कुछ मिसिंग था। फिर क्या हुआ कि मुझसे किसी लड़के ने फ्लर्ट किया। ओके। पहली बार मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई, मेरे गाल लाल हो गए, और वो सारी चीजें जो आप देख रहे थे वो अब आपके साथ हुआ। वही पागलपन जो मैं देख रहा था, जो मैं समझ नहीं पा रहा था, वो पागलपन मुझे खुश कर रहा था। वो नहीं, आप कहते हैं कि जब वो लड़का मुझसे फ्लर्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं ऐसा मत करो, लेकिन रुको मत, नहीं तो मुझे तब समझ में आया कि अच्छा तो ये हो रहा है उन लोगों के साथ। लेकिन ये मेरे साथ, लड़कियों के साथ, उस समय मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके साथ होना चाहिए। लेकिन आपने कभी भी लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की? हाँ, मैंने करी थी, लेकिन जहाँ बात आती थी हाथ पकड़ने की या हाथ पकड़ने से ज्यादा, वहाँ मुझे लगता था अच्छा नहीं लग रहा, कोई गड़बड़ लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं करना है। आप डेट पे गए थे लड़की के साथ? देखिए, हमारे यहाँ ना डेट का मतलब वो नहीं होता जो बम्बई में होता है। एक मिनट, बम्बई में क्या मतलब होता है पहले वो बताइए। फिर मुझे अजमेर का बताइए मतलब। नहीं, देखिए हमारे यहाँ, खैर वो वाली बात तो हम छोड़ देते हैं। हम बस आपको ये बताते हैं कि हमारी डेट बड़ी अनसक्सेसफुल थी। हाँ। तो मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो मेरा परिवार। मैं एक बहुत अमीर तो नहीं, लेकिन एक बहुत पढ़े लिखे खानदान से था। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं ये महसूस कराया कि मेरे अंदर कोई कमी है। अच्छा। तो अब क्या होता है, जब आपके माँ बाप इतने अच्छे हो तब आप उनको और प्राउड करना चाहते हो। तब आपको लगता है कि नहीं, आप उनकी शर्म नहीं, आप उनकी शान बनो। बिल्कुल सही। हाँ। लेकिन अब क्या होता जा रहा है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, 12, 13, 14 साल, आपको लगता जा रहा है नहीं यार, आप तो शर्म बनते जा रहे हो उनकी। तो मैंने सोचा देखो, बहुत ये शर्म की बात हो रही है, अब इससे ज़्यादा मैं शर्म नहीं दे सकता अपने पेरेंट्स को, मुझे मर जाते हैं अपन। मैं ब्लेड लेके बैठा रहता था। 11th और 12th में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं आ रहा कि काटूं नहीं काटूं, दर्द हो रहा है, अरे बाप रे, दर्द हो रहा है, नहीं काटना है। फिर एकदम से मेरे दिमाग में आता था यार मेरी माँ मर जाएगी अगर मैं मर गया तो। वो ये दुख नहीं सह पाएंगे। हाँ, तो फिर मरने का प्लान कैंसिल। देखिए, ये बहुत जरूरी है हम सबको जानना कि देखिए बच्चे की क्या कैफियत होती है। वो टाइम पे वो अपने आप को इतना अकेला महसूस करता है, इतना डरा हुआ अपने आप को महसूस करता है। अपनाया जाना इंसानी जरूरत है, और ये मुझे आज समझ में आता है कि पहले खुद को अपनाना उससे भी बुनियादी नहीं। दूसरों से अपना, लेकिन एक बच्चे के लिए तो पहले दूसरे मुझे अपनाए वो ज्यादा अच्छा है। फिर बीच में क्या हुआ कि हमारी कॉलोनी में एक लड़का रहता था। अब वो हमारे अंदर इंटरेस्ट बड़ा दिखाता था।
when I kissed him for the first time, that's when I realized that I had like an out of body experience. It's like, what is this? अब मेरे पास दो तरह के एक्सपीरियंस है. एक तो है कि मरने के क्लोज आना कैसा फील होता है, और एक जीवन जीने में मेरे आगे मेरे पास क्या क्या हो सकता है. तो 16 साल का बच्चा दो एक्सपीरियंस कंपेयर कर रहा है. I was like, I want the second one. हाँ, मुझे जीना है भाई, जीना है और मुझे खुशियाँ देखनी है. खुशियाँ देखनी है. फिर जिए कैसे? जीने के लिए हमने कहा कि देखो, हम अपोलोजेटिक नहीं होंगे, हम सॉरी नहीं मांगेंगे पैदा होने के लिए. हम जीवित हैं और हम अलग हैं, इसके लिए हम सॉरी नहीं मांगेंगे. क्या होता है कि अब जितनी ज्यादा दया मांगे उतनी ज्यादा आप घृणा पाते हैं. क्या बात है, कितनी बड़ी बात बोली. माता पिता से कब आपने बात की इसके बारे में पहली दफा? मैंने जब मैं 20 साल का हुआ था, मैंने अपना बर्थडे चुना सबसे पहले तो उन्हें बताने के लिए. अच्छा. तो इनका बर्थडे वाले दिन तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, तो चलो ठीक है, बात करके देखते हैं इनसे. तो मैंने पापा को कहा कि मेरे लिए एक आदमी का दिमाग और एक आदमी का शरीर जितना ज़्यादा सुंदर और आकर्षक है, उतना एक औरत का दिमाग और औरत का शरीर मुझे आकर्षित नहीं करता. माय फादर साइलेंट. चुप हो गए वो एकदम. साइलेंट, पूरी तरह से शांत. मैंने कहा अब थप्पड़ पड़ेगा, अब थप्पड़ पड़ेगा, कुछ तो बोलो. अच्छा चिल्लाओ, मारो, कुछ करो, डांटो, चुप मत रहो, कुछ तो रिएक्शन दो. हाँ. फिर क्या हुआ कि ये चुप्पी चली 2 साल. 2 साल? नहीं, देखिए 2 साल तक कुछ कहा नहीं उन्होंने. और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक पंजाबी फैमिली के लिए. मुझे बताइए, आपके माता पिता ने ये अल्टीमेटली ये जर्नी कैसे पूरी की? उन्होंने अपने डर और मेरे लिए प्यार, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाया. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम डरे हुए नहीं हैं या हमें सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ ठीक है. अपने डर के प्रति वो इतने सच्चे थे. उन्होंने कहा देखो, मुझे समझ में नहीं आता, मुझसे इसके बारे में बात मत किया करो, तुम्हें जो करना तुम करो. तो उन्होंने कभी अपने डर को इस्तेमाल नहीं किया मुझसे नफरत करने के लिए. तो उनको डर भी लग रहा था, आपकी बात भी नहीं समझ रहे थे? अरे डर कितने हैं हमारे यहाँ. शादी, बच्चों को हम पैदा बड़ा करते हैं शादी के लिए. बेटा पढ़ ले, कौन शादी करेगा? नौकरी नहीं, कौन शादी? सबका आदत है, कौन शादी करेगा? अल्टीमेटली हर चीज शादी पे आके रुकती है. एग्जैक्टली. तो जब आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ शादी सारी समस्याओं की हल देखी जाती है, वहाँ डर क्या होंगे? अरे भाई तो अकेला रह जाएगा, अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी जवान है, बुढ़ापे में कौन साथ होगा तेरे. तो जब आप किसी आदमी से बात करें तो उसके आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा उससे डरों से बात कीजिए. होमोसेक्सुअलिटी को साइड में रखते हैं, पहले डर के बारे में बात करते हैं कि क्या गारंटी है अगर मैंने शादी कर ली कि मेरी वाइफ मेरे से 20 साल पहले नहीं मरेगी, या क्या गारंटी है कि मैं अकेला कभी नहीं मरूंगा, या क्या गारंटी कि मेरे बच्चे मेरा साथ दें. तो मम्मी पापा को समय लगा. आज ये हाल है कि मेरे माँ बाप मुझे देखते हैं, उनको लगता है अच्छा कमा रहा है, अपने करियर में आगे बढ़ चुका है, साइकोलॉजिस्ट बन चुका है. तो आज जब वो मुझे देखते हैं तो उनके डर कम है, प्यार वही है. डरों की वजह से प्यार नहीं दिख रहा था, प्यार वही है. तो उन्हें काफ़ी हद तक ये यकीन हो गया कि हमारा बच्चा खुद का ख्याल रख सकता है, और सबसे बड़ी बात कि उसमें खुश रहने की शक्ति है. वाह. और आज बात ये है कि मेरी मम्मी व्हाट्सएप पे मेरे पार्टनर से ज़्यादा बात करती हैं और मुझसे कम बात करती हैं. चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का. थैंक यू सो मच. थैंक यू. दोस्तों, आज हमारी ऑडियंस में सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे 10 से 17 साल तक की उम्र के हैं. और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपके बच्चों ने आपसे कभी ऐसी बात कही, अपने जज्बात आपके साथ बांटे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप भी सोचिए. घर वालों ने प्रेशराइज करना शुरू किया कि अब बच्चा कर लो. बच्चा तो करना ही पड़ता है. तो बच्चा तो वैसे बातचीत करने से तो नहीं होता है ना. सत्यमेव 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 जयते. सत्यमेव 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 जयते. वेलकम बैक. तो आप लोगों को सोचने का मौका मिल गया होगा. बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, अगर आपका बच्चा या बच्ची आपसे आकर ऐसी बात कहे कि मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ या बाइसेक्सुअल हूँ,
तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आप में से कितने ऐसे हैं जो इस बात को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगा? हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, करीब आधे हैं। और आप में से कितने हैं जिनको थोड़ा ये डिस्टर्बिंग लगेगा, मुश्किल होगा, थोड़ा अपसेट हो जाएंगे? अच्छा, आप लोग एकदम खुल के बोलिए, कोई टेंशन मत रखिए, जो आपके मन में सच बात आपको बोलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ऐसा अगर मेरा बच्चा आके मुझे एकदम से कहेगा तो मुझे एकदम से झटका लगेगा। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे? नहीं, डांटेंगे नहीं। आई ट्राई टू वर्क आउट अ सोल्यूशन विद हिम। सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? अगर वो गे रह गए तो मैं उसको काउंसिल करेगा कि वेदर ही कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट। अगर उसका मन बदल सकता है क्या? हाँ, यस। और कोई? हाँ हाँ, आप बताइए। सच्ची में ऐसा अगर इंसिडेंस हो जाता है तो अगर कम्युनिटी में देखे, सब जगह पे देखे तो एक्सेप्टेंस इजीली हो नहीं सकता ये चीज़ का। ये मैं 100% मेरे साइड से बोलता हूँ। जी जी जी। हाँ हाँ मैडम, आप कुछ बोल रहे हैं? मेरी बेटी है, ये कल जाके मुझे कहेगी कि मम्मी मुझे लड़का नहीं लड़की पसंद है, तो पैर की जमीन फिसल जाएगी। अरे ये क्या बोल रही है, उसको लड़का पसंद आना चाहिए तो लड़की पसंद आ रही है बोल रही है। तो ये इतना मुमकिन नहीं है। आई एम श्योर कि आप बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अंजलि मौजूद हैं। डॉक्टर अंजलि छाबरिया, प्लीज ज्वाइन मी। डॉक्टर अंजलि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर अंजलि, हमें बताइए कि क्या होमोसेक्सुअल होना या गे या लेस्बियन होना या बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर होना, क्या ये कोई बीमारी है, कोई डिजीज है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बीमारी नहीं है, ये कुदरती है। तो पैदाइशी ये है? बिल्कुल। और इसमें कोई किसी की गलती नहीं है कि बच्चा ऐसा है। बच्चे की गलती नहीं है, ना माँ बाप की गलती है। बिल्कुल ना। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने कुछ गलती की है, उसको परवरिश में कोई गलती हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी बहुत सारे माँ बाप को लगता है कि ये एक बीमारी है और वो फिर बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं ताकि उसका इलाज हो। तो उसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आज से अब लड़कियों की तरफ मत देखिए और लड़कों की तरफ सेक्सुअली देखिए, क्या आप कर सकेंगे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि वो लड़का या वो लड़की कर पाएगी? जी। तो जैसे हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल नहीं बन सकता, वैसे होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल नहीं बन सकता। तो मेडिकली इसको बदलना मुमकिन नहीं है? जी जी। तो फिर भी कुछ डॉक्टर्स शॉक्स भी देते थे बच्चों को। देखिए, जो ये डॉक्टर्स ऐसे कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी ट्रीटमेंट्स होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है। तो आप शॉक दें, कुछ भी दें, आप मुझे बदल नहीं सकते। योगा से ये चीज बदल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। मतलब ये भी हमने सुना है कि योगा से ये ठीक हो सकता है। देखिए, आजकल हमारे देश में मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पहले आप सोचते कि योगा कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेयरएज मतलब योग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें सबको करनी चाहिए, उससे हमारी हेल्थ बदलेगी। योगा से बहुत फायदा होता है। हाँ जी, मगर ये चीज नहीं बदल सकती है क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है, ये एक कुदरती है। तो आप उसे चेंज कैसे कर सकेंगे? तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। मगर कि लोगों की शादियां हो जाती हैं और शादियां टूट जाती हैं और लड़की के ऊपर क्या गुजरती है अगर लड़का होमोसेक्सुअल हो। आप लोगों के पास कोई सवाल है डॉक्टर के लिए? हाँ। मैं 2 नॉर्मल बच्चों का पिता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, नॉर्मल ही होंगे। तो ऐसे गे, होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल या लेस्बियन बच्चों के साथ खेलने से उन्हें कोई खतरा नहीं है? देखिए, पहले बात है कि होमोसेक्सुअल भी नॉर्मल इंसान ही होते हैं। हाँ, हम सब नॉर्मल हैं। हम सब नॉर्मल होते हैं और अगर हमारा बच्चा किसी होमोसेक्सुअल के साथ दोस्ती करेगा वो होमोसेक्सुअल नहीं बन जाएगा। तो ये कोई आपको कह नहीं सकता है, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो संगत का कोई असर नहीं होता? संगत का कोई असर नहीं होता है। हमें ध्यान ये देना चाहिए पेरेंट्स होने की हैसियत से कि हमारे बच्चे जिस कंपनी में हैं वो अच्छे इंसान हों। बिल्कुल। हाँ हाँ, आपका सवाल है? जब से इस विषय पे चर्चा चल रही है थोड़ी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मेरे बच्चे पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप तैयार नहीं है? मैं बार बार तैयार हो रहा हूँ, बार बार ना जा रहा हूँ। है ना जी। पर अगर ऐसा होता है तो क्या पहले 3 स्टेप उठाना चाहिए मदर फादर को जिससे कि उनका बचपन खराब ना हो? बस पहली बात ये है कि ये चीज़ कोई सोच के 1 या 2 दिन में ये चीज़ आके बताता नहीं है अपने माँ बाप को। लोगों को सालों साल लग जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि पेरेंट्स अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा और उनका क्या होगा।
तो अगर बच्चे ने हिम्मत जुटाई है आपको बोलने के लिए, तो आप आराम से उसकी बात सुनिए और फिर ये चीज़ को स्वीकार कीजिए और फिर उसे कहिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको क्योंकि support पेरेंट्स का सपोर्ट करेंगे। बहुत जरूरी है, वरना अगर पेरेंट्स ही बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा और टूट जाता है। वैसे भी वो डरा हुआ है। बिल्कुल। इनफैक्ट क्या होता है, अगर आप उसे डराएंगे, धमकाएंगे, फिर वो बच्चा आपसे दूर चला जाता है और वो अपने आप की खोज में कितने सारे गलत काम करता है, ड्रग्स लेना शुरू करता है, घर से भाग जाता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है। अगर आपका बच्चा, उसकी सेक्सुअलिटी कुछ भी हो, आप उसे सपोर्ट कीजिए और जितना प्यार आप देंगे उतना आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप और अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर रोशनी डालने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस मुद्दे से जुड़ी और बहुत सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल सकती है। हमारी वेबसाइट है www.satyamevijayate.in। दोस्तों, एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि आज का शो खत्म होते ही ठीक 12:30 बजे मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूंगा। आप अपने ख्याल, अपने सुझाव, सवाल, अपने अनुभव डायरेक्टली मेरे साथ बांट सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले मेहमान से। दिव्या के पति एक बहुत अच्छे इंसान थे। दिव्या से बेहद प्यार करते थे। दिव्या भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। शादी के बाद दिव्या पति के साथ अमेरिका के शिकागो शहर में सेटल हो गई। परदेश में दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। देखने वालों को लगता जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन शादी के 10 साल बाद और एक दूसरे को बेहद पसंद करने के बावजूद दिव्या और उनके पति ने अलग होने का फैसला किया। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थोड़ा हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप किस किस्म के परिवार से आती हैं? मैं तो ओरिजिनली कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से? हाँ। मेरा फैमिली एक्चुअली बहुत ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली, बहुत ही स्ट्रिक्ट और सब कुछ सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सब कुछ होगा। और बचपन आपका कैसा रहा? जैसा रेगुलर होता है वैसे ही बचपन था। और 13-14 साल की थी तब मुझे बहुत यंग एज का जो होता है, बहुत ज़्यादा बॉयज़ का अटेंशन मिलना शुरू हो गया और वो 1-2 दिन के बाद वो टच करने की कोशिश करते थे, हाथ पकड़ने की। मुझे वो एकदम अच्छा नहीं लगता था। फिर कॉलेज में मास्टर्स में मैं एक लड़के से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरा लाइफ में पहला लड़का था जिससे मैं मिलके मैं बातचीत कर सकी। तो उसके साथ मैं 4 साल दोस्ती रही। फिर मास्टर्स के बाद जब घर से प्रेशर आया कि अब शादी कर लो, तो मैंने सोचा कि अगर शादी करना ही है तो मैं इससे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ इतना कंफर्टेबल थी कि कोई लड़का कभी मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं करवाया। तो शादी कर लिया। फिर शादी के बाद वो शिकागो चला गया काम पे हाँ, और वहीं सेटल हो गया था। और मैं हर समर में मैं शिकागो जाती थी 4-5 महीने के लिए, टाइम बिता के चले आती थी मेरे पीएचडी। इंडिया में आपकी पढ़ाई जारी थी? हाँ, तो उस बीच में हम लोग जब मिलते थे वो शॉर्ट टाइम के लिए, हम लोगों के पास इतने सारे चीज़ होते थे बातें करने के लिए, इतने सारे, तो सब कुछ मिलके हम लोगों का वो कभी लगा ही नहीं कि वो फिजिकल रिलेशनशिप करना ज़रूरत नहीं महसूस हुआ। टाइम नहीं मिला, हम लोगों को बातें ही इतना कर तो शारीरिक संबंध आपका कभी नहीं हुआ? I mean, हुआ कब, बहुत रेयरली। फिर पीएचडी करने के बाद जब मैं शिकागो वापस गई रहने के लिए, तब घर वालों ने प्रेशराइज करना शुरू किया कि अब बच्चा कर लो, अब नहीं बच्चा करोगे तो कब करोगे, बच्चा तो करना ही पड़ता है। हाँ। तो बच्चा तो ऐसे बातचीत करने से तो नहीं होता है ना। तो उसके लिए जो जो करना पड़ता था वो तो हम लोगों ने पूरा, पर वो करने के टाइम मुझे ये लगता है कि मैं तो ये नहीं चाहती हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे
मेरे हस्बैंड बहुत पसंद है, पर ये चीज़ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगा। और कभी कभी मेरा ड्रीम्स में भी आता है, कभी सेम सेक्स इन लेस्बियन रिलेशनशिप का कुछ, और मेरा क्रशेस भी होने लगा किसी और लड़की को कभी मैंने देखा और बहुत अच्छा, तो ये सब होने लगा। तो उसका मतलब क्या है कि मैं लेस्बियन हूँ। आपके मन में ये बात कभी नहीं आई कि आप लेस्बियन हैं या आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं? हाँ। ये बात आपके मन में ऐसे साफ तरीके से नहीं आई कभी? कभी भी नहीं। तो जस्ट जैसे ही वो लगा कि लाइक नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। इस ख्याल से भी आप डरती थी? हाँ, इस ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं कभी काम नहीं किया लाइफ में। सो ये सब सोच के मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई और बहुत सुसाइडल हो गई। आपको लगा कि मैं अपनी जान ले लूं? हाँ। पर लकीली, वेरी लकीली मुझे एक ऐसा थेरेपिस्ट वहाँ मिला था कि वो मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया। अच्छा, इसने क्या कहा आपसे? इसने पहला चीज़ जो कहा कि अच्छा तुम समझो एक फैंटेसी वर्ल्ड में कभी हो नहीं सकता है तुम ऐसे, पर तुम्हें क्या चाहिए? अगर हर चीज़ मुमकिन है, अगर हर चीज़ मुमकिन तो तुम्हें है, क्या चाहिए? तो तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं बहुत सोच के मैंने बताया मेरा पार्टनर होगा, वो फीमेल, वो वुमन होगा, लड़की होगी, वैसा ही एक मैंने बनाया। पर वो ड्रीम को रीच करना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था एक्चुअली। मेरा तो पहला स्टेप था कि अपने आप को जानना, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि ये ठीक है। जी, आपके पति भी गए काउंसलिंग के लिए? हाँ, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत कुछ बीत रहा था। I mean, वो बहुत सपोर्टिव थे, पर वो भी थोड़े दिन के लिए डिप्रेस्ड थे। तो मतलब आपने जब ये बात अपने पति से की, तो आपने ये भी फिर फैसला किया कि आपको उनसे अलग होना है? तो वो उससे भी वो उनका क्या रिएक्शन था? He was upset. पर थोड़े दिन बाद उसने ठीक कर लिया, नहीं अगर ये ऐसे ही चाहती है तो वही करेंगे, क्योंकि अगर वो फोर्सफुली मुझे वो मैरिज में रखेंगे तो मैं भी हैप्पी नहीं रहूँगी, और मैं अगर हैप्पी नहीं रहूँगी तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। वो भी खुश नहीं। और मैं भी सोचती थी कि मैं लेस्बियन हूँ, ये सब जानबूझ के मैं उससे छुपा के नहीं, ये अच्छा फिर मैं ये झूठ की जिंदगी जी नहीं सकती। जी नहीं सकती, क्योंकि उस तरह से मैं उसका भी लाइफ खराब कर रही हूँ। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया डिवोर्स कर लेंगे। एंड हम लोग एक साथ मिल के प्लान बनाए, मेरे थेरेपिस्ट, हस्बैंड और मैं, कि कैसे एक डिपेंडेंट वाइफ के रोल से मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन कैसे बनूँ। तो तब वो जॉब का कोचिंग, कैसे काम पे कैसे जाना, काम कैसे करना, तो आपके पति ने साहब आपको कोच किया? आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया? आपके पति तो बहुत सपोर्टिंग निकले यार। इस वक्त बहुत सारी औरतें सोच रही होंगी काश वो पति मुझे मिल जाता यार। हाँ चलिए फिर उसके बाद मैं शिकागो से ही इंडिया में जॉब, यहाँ आपने जॉब ढूंढा। फैमिली को बताया होगा आपने कि आप लोग डिवोर्स कर रहे हैं? हाँ। तो क्या रिएक्शन था? मेरे फैमिली ने उतने अच्छे तरह से नहीं लिया, उन लोगों का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट था। और इन लॉज को तो बहुत ही शौक सा हुआ, लाइक ये कैसे हो सकता है, तुम लोग तो इतना क्लोज हो, तुम लोग डिवोर्स कैसे कर सकते हो? तो फिर हम लोगों ने समझाया कि हम लोगों का रिलेशनशिप एक्चुअली वो भाई बहन की तरह है। ऐसे समझाया आपने। उसके बाद आपके पति की शादी हुई? हाँ। आप अभी भी उनके टच में हैं? हाँ, आज सुबह भी उन्होंने फ़ोन करके मुझे गुड लक बोला। अच्छा। फिर सबसे अच्छी बात हुई कि उसे वो डिवोर्स के बाद मेरे एक्स इन लॉस मुझसे मिलने दिल्ली में आए। अच्छा। हाँ, तो मैं सासू माँ ने पूछी कि तुम लड़कियों को पसंद करते हो? तो मैंने बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इतना घबराई थी कि शर्माई, वो जो भी एकदम खुल के नहीं बोल पाई आप। पर मैंने ये बोला कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। हाँ। फिर उन्होंने फिर थोड़ा और पुश किया, तो मैंने फिर अल्टीमेटली बताया, और उन्होंने एक चीज़ बताया कि ठीक है जो भी हो तुम मेरे बेटी ही रहोगे। वाओ। हाँ, तो अमेजिंग। तो आपके जज्बात वो समझ पाई जबकि वो आपकी
माँ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आज आपकी जिंदगी कैसी है? अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक पार्टनर है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। और मैं वो जो ड्रीम बताया, जो सपना आपने बताया था कि अगर सब कुछ मुमकिन है तो मेरा सपना ये है। हाँ, तो एक्चुअली वो मुमकिन हुआ। और वो सपना आज आप जी रही हैं। क्या बात है। चलिए दिव्या, हम बड़े खुश हैं आपके लिए, आपकी नई जिंदगी के लिए, और हम सब की तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। बेटे जी, ये मेरे ग्रैंडसन हैं, ये भी गे हैं। तो संभव की जब शादी होगी उसमें आप नाचेंगी? अभी मैंने इसकी सगाई की है। हाँ। इतना डांस किया बेटे मैंने, सारी रस्में मैंने की जैसे पंजाबी करते हैं। दादी तू कूल है। सत्यमेव जयते। मुंबई की पारसी कॉलोनी में एक परिवार में जन्मा एक लड़का। बचपन से ही उसे लड़कियों की तरह सजने संवरने का शौक था। लड़कियों के कपड़े पहनना, उनकी तरह रहना उसे भाता था। जिस उम्र में लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, उस उम्र में वो लड़कियों जैसा बनने के सपने देखता था। लेकिन परिवार को उसके तौर तरीकों पर ऐतराज था। कभी हाव भाव को लेकर, कभी चाल को लेकर उसे लगातार परिवार की ओर से तानाकशी का सामना करना पड़ता। लड़का अंदर ही अंदर घुट रहा था। अपनी पहचान को लेकर गहरे असमंजस में था, लेकिन आसपास के लोगों ने ना उससे बात की, ना उसे समझ पाने, स्वीकारने की कोशिश। हालात इतने बिगड़ गए कि लड़के के पास घर छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और घर छोड़ देने के कई सालों बाद सिमरन के रूप में उसे अपनी असली पहचान मिली। सिमरन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू। मुझे बताइए कि 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो वो क्या हालात थे जिस वजह से आपने ये कदम उठाया? मैंने अपने परिवार को मुझसे दूर जाते हुए देखा है। पिताजी ने मुझे जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं किया, आज के डेट तक मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया है एज द वे आई एम। सवेरे उठने से लेके रात के गुड नाइट तक अगर कोई बच्चे को कंटिन्यूसली 24/7 वो ताना देते रहे, इट्स जस्ट नॉट फ्रॉम योर फादर, बट जो भाई बहन होते। तो आपके भाई बहन ने भी आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया आपको? कभी नहीं। और इतनी नेगेटिविटी मुझे मिली है मेरे परिवार से कि बिना सोचे बिना समझे मैंने सीधा अपने घर से वॉक ऑफ कर दिया है। एंड आई टोल्ड माई फादर, ऐसे नहीं कि मैंने बिना बोले उनको चले गई। अच्छा। मैंने उनको बोला कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? गेट लॉस्ट। उन्होंने रोका नहीं आपको? कभी नहीं। तो बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए। आप 14 साल के थे, फिर घर छोड़ के आप कहाँ गए? बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन, 3 स्टेशन दूर पे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन है। एक दिन तो रोने धोने में गया, दूसरे दिन पॉकेट, वो जितना पॉकेट में पैसा था, आई थिंक आई हैड कैरीड ओनली 16 रुपीज इन माय पॉकेट। 16 रुपए था आपके पास? सिर्फ 16 रुपए। और 16 रुपये एक दिन में मैंने खर्च कर लिया, भूख लगी थी। तीसरे दिन एक व्यक्ति ने मुझे ऑफर किया एक वड़ा पाव और एक ग्लास, चाय की कटिंग ग्लास आती है, और वो व्यक्ति किन्नर थे, हिजड़ा समाज के थे। तब उन्होंने मुझे वहां से रे रोड लेके गए और मेरी जिंदगी रे रोड से शुरू हुई। जी। क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ी उस वक्त, उस दौर में? उनके समाज में ढलने के लिए, उनके साथ रहते हुए उनके रंग में रंगने के लिए मैंने अपने आप को वहां पे मोल्ड करना सीखा। हमारे हिजड़ों में एक बड़ी चीज होती है जो हम बोलते ताली। ताली एक्चुअली वहां पे मैंने सीखा। मुझे 4 महीने लगे मेरे शोल्डर लेंथ तक मेरे बाल आने के लिए। जी। मैंने भीख मांगना शुरू किया ट्रेन में, क्योंकि मुझे मेरा पेट पालना था। आप समझ सकते हो कि एक बच्चे के लिए जो कभी जिंदगी में आउटडोर नहीं देखा, ऑल ऑफ अ सडन अगर वो ट्रेन में जाके भीख मांगता है या सिग्नल पे खड़े रह के हाथ फैलाता है, यू कैन इमेजिन वो कितना डिफिकल्ट होगा। सामने के वाले के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि वो अपना शीशा चढ़ाता है, पर मांगने के लिए वो कितना डिफिकल्ट रहता है। और उस दौरान जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, रात को हाईवे पे खड़ी रही। सॉरी, मुंबईया भाषा में हम बोलते धंधा करने के लिए मैं खड़ी थी, सेक्स वर्क के लिए मैं खड़ी थी। तब मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे घिन आती थी। तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला कि
देखिए मैं आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल, ये मुझसे कोई नहीं हो रहा। मुझसे नहीं हो रहा है, कोई नाचने गाने का होगा तो बताइए ना। तो खार स्टेशन के बाहर वेस्ट में एक डांस बार था, तो उसने एक टाइम ऐसे ही बात कर लिया था। तो उस सेठ ने बोला था कि अगर आपके पास कोई ऐसा हिजड़ा है तो आप लेके आइए मेरे बार में, वो ओपनिंग गाना उनको दे देवे, क्योंकि पहले तो साईं बाबा की आरती होती है, उसके बाद फिर तुमको नचवा सकते हैं। अच्छा, बार में साईं बाबा की आरती से शुरू करते सबसे हैं? पहले शुरू होती है, वो गुड लक लाते हैं बोलते हैं लोग। अच्छा, तो लगा दिया काम पे। वहां से आपकी एक तरह से कमाई शुरू हुई और साथ में साथ दुनिया को जानने की नजरिया मेरा बदलने लगा। जब थोड़ा पैसा जमा हो गया अराउंड 17 इयर्स, तब मैंने सोचा चलो यार फिर पढ़ाई कर लेते यार, जिंदगी में काम आएगा पढ़ाई भी। तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई उठाई? जी, पर वो भी कंप्लीटली इलीगल वे से। कैसे? डुप्लीकेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकाला। अच्छा। और चर्च गेट में एक नामी कॉलेज है, उसमें मैंने एडमिशन लिया। हाँ। नकली माँ बाप बनाए कस्टमरों से रिक्वेस्ट कर करके नकली माँ बाप बनाए। कॉलेज में एंट्री मिला। सवेरे कॉलेज जाते थे, रात को वही डांस बार में 5 साल ऐसे ही जिंदगी गई मेरी। ग्रेजुएशन किया आपने? ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। वाह, वही पैसे से। अमेजिंग। उसके बाद आपकी जिंदगी कैसे गई? आप एक दफा ग्रेजुएट हो गई, उसके बाद? उस दौरान हमारे बार में कभी कभार ये HIV प्रचार करने के लिए लोग आते थे। HIV के बारे में समझाने के लिए, उसके बारे में जानकारी देना। तो वॉलंटियर बन गए वहां पे। तो वहां से मैंने NGO सेक्टर में अपनी जिंदगी शुरुआत की। वन फाइन डे 2010 में मुझे इंडिया HIV एड्स अलायंस से फोन आया। उन्होंने मुझे ऑफर दिया और आज करीबन 4 साल से मैं नेशनल लेवल पे एक नेशनल प्रोग्राम संभाल रही हूँ और ये प्रोजेक्ट 17 स्टेट्स में आज चल रहे हैं। और मैं बहुत गर्व मुझे महसूस होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी एज अ बार डांसर, सेक्स वर्कर, फिर पीयर एजुकेटर, आउटरीच वर्कर और आज मैं एक नेशनल लेवल पे जाके बैठी हूँ। क्या बात है। तो हिजड़ा समाज में जो आपका जो एक सफ़र रहा, एक जर्नी रही, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखो, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन तो ये हमारा बोलते हैं ना चोली दामन का ये है। लोग सोचते हैं कि हिजड़े बड़े बदतमीज होते हैं, गालियां देते हैं, उनको सिर्फ उनके पैसे से मतलब होते हैं। पर हमेशा एक बात याद रखना, ताली 2 हाथ से बजती है। पैसे से मतलब इसलिए होते हैं क्योंकि तुमने जॉब नहीं दिया आज तक। बिल्कुल सही कहा आपने। आज अगर आप छोटी सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, हाँ, ठीक है, जब तक बदतमीजी ना करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा। मैं जब टेस्टिंग के लिए लेके जाती थी लोगों को, डॉक्टर हाथ लगाने से कतराते थे। दोस्तों, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक जजमेंट आया है जिसके अनुसार जो हिजड़ा समाज है उनको तीसरा लिंग का ओहदा दिया गया है और अब जितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी इस बात को कबूल करना होगा और उस अनुसार ही आगे काम करना होगा। तो हमें बताइए, LGBT कम्युनिटी में हिजड़ों की क्या डेफिनेशन है या कहाँ आप अपने आप को पाते हैं? हिजड़ा वो इंसान होता है जो एक रिचुअल, एक कस्टम्स और एक परंपरा अपने खुद से जुड़ता है उसके साथ, उसको एक ओर्थ लेना पड़ता है, एक शपथ लेता है, तभी वो हिजड़ा कहलाता है। और हिजड़ा बेसिकली हिजड़ा क्या होता है, क्या माँ बाप के साथ इंसान क्यों रहता है? एक सोशल सपोर्ट पाने के लिए। जब मैंने घर छोड़ा था तब मेरे पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं था। वो सोशल सपोर्ट मेरे टाइम पे जो मेरे रास्ते के बीच में आ गया, मैंने उसे अपना लिया। आज मुझे एक सोशल सपोर्ट है, मेरी गुरु है, मेरे गुरु भाई लोग हैं जो मुझे देखेंगे, जो मेरे लिए वरीड है। तो आपने कभी पीछे मुड़ के अपने फैमिली को फोन किया, उनके पास आप दोबारा गए, कभी ऐसा मौका भी आया? एक बार फोन करके डैडी से बात किया तो डैडी ने स्ट्रेटली बोल दिया, तू हमारे लिए कब से मर गया है। एंड ही बैंग द फोन डाउन। तब उम्मीद की सारी दरवाजे बंद हो गई। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा टू एक्सेप्ट कि मेरे फैमिली ने मुझे टोटली रिजेक्ट कर दिया है। यस, तभी यस, पर आज मैं अपने आप को जहाँ पे देखती हूँ, मेरे एक छोटी सी दुनिया में मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा ही हुआ। नहीं मांगता ऐसे माँ बाप। आप समाज को क्या कहना चाहेंगी? क्यों हम
हिजड़ा कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते एक इंसान के तौर पे? ऊपर वाले को जिस नाम से भी बोलो, उसने सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बेहतरीन चीज़ जो बनाई है इस दुनिया में, वो इंसान है। और यदि अगर हम उसी चीज़ की अगर हम कदर ना करें तो फिर वो कदर क्या हुई? हम डिसरिस्पेक्ट उससे ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि हमें बदलना चाहिए और अपने अंदर झांक के अपने आप को पूछना चाहिए, मुझे क्या चीज़ रोक रही है कि मैं किसी इंसान को इज्जत और प्यार न दूं। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन जी हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। ये कानून ऐसा है जिसमें धारा कहती है अप्राकृतिक यौन संबंध। समाज को बताता है। कानून आया कहाँ से? ये एक 1860 का कानून है। मतलब ये अंग्रेजों ने लाया? बिल्कुल। उनका कानून अभी उन्होंने चेंज किया 50 साल पहले। हमारे समाज के LGBT समुदाय यानी लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, अलग यौनिकता वाले लोगों को न सिर्फ हीन भावना के साथ देखा जाता है बल्कि उन पर अक्सर जुल्म भी किए जाते हैं और ज्यादातर इसकी शुरुआत उनके अपने घरों से ही हो जाती है। मुझे पापा ने बहुत मारा था, बहुत गला दबाया था बेल्ट से और आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। पापा इतना मारता था कि इधर काना गिर गया था, यहाँ से ऐसा खून बहता था। जीना हराम कर दिया था कि तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया। जिल्लत और उपेक्षा सहते हुए अक्सर बचपन बीतता है। हम जैसे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या मोहल्ले में खेलते हैं तो लोग हमें छक्का, मामू, सिक्सर इस टाइप के शब्दों से संबोधित करते हैं जिससे हमें बहुत हर्ट होता है। When I was studying my college days, my electronics training. मेरे कॉलेज के दिनों में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी क्लास के 6 लड़कों ने मुझे टॉयलेट ले जाकर मेरा यौन शोषण किया, मेरा रेप किया। जब मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की तो उन्होंने कहा पहले तुम्हें सुधरने की जरूरत है, तुम सुधर जाओ तो ऐसा नहीं होगा। कई समलैंगिक लड़कियों का उनके परिवार के ही लोगों के द्वारा शारीरिक शोषण होता है। बाकायदा फैमिली में रेप करवाते हैं क्योंकि उसने पुरुष का संग नहीं किया है, उसको पता नहीं है, तो कजिन्स को सुलाते हैं उसके साथ। आईपीसी की धारा 377 सेक्शन 377 के अंतर्गत समलैंगिक संबंध दंडनीय अपराध है। इस कानून की आड़ में अक्सर पुलिस भी LGBT समुदाय के लोगों पर जुल्म करती है। उसको मिसयूज करते ना, मेरी सेक्सुअलिटी को घर तक पहुंचाने के डर से मेरे पास जितने पैसे हो चलो निकाल लो और मैं दे भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर तक अगर बात पहुंच गई तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम पुलिस नहीं देती थी, पकड़ के खींच के लेके जाके स्टेशन में जाते थे, भाल खींच के लेके जाते। परिवार में अस्वीकृति, अत्याचार, समाज में बदसलूकी, ब्लैकमेल, हिंसा, यौन शोषण, रेप और कानून की निगाह में एक प्राकृतिक चीज के लिए मुजरिम करार दिए जाना। लगातार इस किस्म का अमानुषिक बर्ताव हो रहा है हमारे समाज के एक हिस्से के साथ। क्या किसी भी सभ्य समाज को इसे और बर्दाश्त करना चाहिए? दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं अंजलि गोपालन, जो नाज फाउंडेशन नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, और गौतम भान, जो वॉइसेस अगेंस्ट 377 इस नाम की संस्था से हैं। अंजलि, आपने दिल्ली हाई कोर्ट में जो पिटिशन फाइल किया था, क्या था वो पिटिशन और क्यों फाइल किया था, उसके बारे में हमें बताइए। 1999 या 2000 की बात थी कि तब तक मैं बहुत दिनों से फैमिलीज़ की काउंसलिंग कर रही थी। मेरे पास एक मदर फादर अपने बेटे के साथ आए, 5-6 घंटे तक ऑफिस में मेरे साथ बात करते रहे और फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर मेरा बच्चा गे है, ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, चलो बेटा यहाँ से चलो। और फिर 2 महीने के बाद ये लड़का आया, 20-21 साल का लड़का होगा, तो एकदम घबराया सा उसका चेहरा था। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक दिल्ली की बहुत बड़ी अस्पताल है वहाँ ले गए थे और उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया गया ताकि वो होमोसेक्सुअल से हेट्रोसेक्सुअल बन जाए। तो उस वक्त मेरा पारा ऐसे चढ़ा, तो मैंने कहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो मैं इमीडिएटली उसी दिन मैंने पिटिशन लिखा और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगले दिन पहुंच गई। फिर थोड़े महीने के बाद हमें एक लेटर मिलता है कि हम ये पिटिशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये सेक्शन 377 के तहत
गैर कानूनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है हमें इस कानून को बदलना ही पड़ेगा। कानून बदलना होगा, क्योंकि ये कानून जो है बड़ा अजीब कानून है। ये कानून ऐसा है जिसमें अप्राकृतिक शब्द कानून में है। धारा कहती है अप्राकृतिक यौन संबंध। ये बताता था कि कानून की नजर में ये अप्राकृतिक है। तो ये एक ऐसा कानून है जो आपको सिखाता है कि आप अपने बारे में कैसे सोचो। ये समाज को बताता है। कानून आया कहां से? ये एक 1860 का कानून है। मतलब ये अंग्रेजों ने लाया? बिल्कुल। उनका कानून अभी उन्होंने चेंज किया? 50 साल पहले। 50 साल पहले उन्होंने अपना चेंज कर दिया और हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। सवाल ये है कि दो निजी व्यक्तियों के बीच अगर रजामंदी से आकर्षण है, चाहत है, और वो बालिग उम्र के हैं, और ये आपका अस्तित्व है और आपकी पहचान है, तो कानून आके इसको अप्राकृतिक करार किस आधार पे करता है? तो असली मुद्दा ये है कि क्या मुझे अपने शरीर पे मेरा अधिकार है या नहीं? बिल्कुल। दिस इज द मेन पॉइंट ओवर हियर। 2009 में हमें बहुत ही जबरदस्त जजमेंट मिला दिल्ली हाई कोर्ट से। दैट बेसिकली मेंट कि अभी होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया है। अब ये जुर्म नहीं है। हाँ, जुर्म नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये कह दिया कि अब ये गैर कानूनी नहीं है, तो उसमें क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जाके ये दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट को कहा कि लेट्स गेट रिड ऑफ इट। जजमेंट को खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। उन्होंने माना नहीं कि इस कानून के तहत भेदभाव होता है। उन्होंने माना नहीं कि इस कानून के नाम पे हिंसा होती है। उन्होंने कहा मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, आप गिनती में इतने हैं नहीं कि आपके हकों का हमें परवाह करनी चाहिए। पर मुझे लगता है संविधान के हक हर भारतीय के हक है। कोई भी न्यायालय उनकी रक्षा कर सकता है पर ले नहीं सकता। मैं नहीं मानता कि एक जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने अब संविधान से दिए गए हक मुझसे वापस ले लिए और 377 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, सामान्यता का उल्लंघन करता है, संविधान का अपमान करता है। और इस सब के लिए हम सबको आवाज उठाना है उसके लिए। दोस्तों, एलजीबीटी समुदाय पर आज जो जुल्म हो रहे हैं उनको बंद करना है तो सेक्शन 377 में बदलाव लाना होगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे मुमकिन है कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1800-833-4003। दोस्तों, आज के टॉपिक के लिए हम दो संस्थाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली है नाज फाउंडेशन जिसके साथ अंजलि जी जुड़ी हुई हैं, और दूसरी संस्था है हमसफर ट्रस्ट जो इसी विषय पर बहुत अच्छा काम कर रही है। हमसफर ट्रस्ट से यहाँ हमारे साथ विवेक राज आनंद और सोनल ज्ञानी मौजूद हैं। आप इन दोनों संस्थाओं को अपना सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाइए और नज़दीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा दीजिए। आप उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी। आप एयरटेल मनी के ज़रिए भी इन संस्थाओं को योगदान दे सकते हैं। उसकी जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इसके अलावा हमारी फिलैंथ्रोपी पार्टनर रिलायंस फाउंडेशन भी इस विषय पर 1 करोड़ रुपयों का योगदान दे रही है, जो इन दोनों संस्थाओं में आधा आधा बांट दिया जाएगा। अंजलि जी, गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी का यह तन, माटी है हर सू, माटी से सब आया है, सब माटी में मिल जाएगा। कुदरत है पगला कुम्हार, जाने कैसा घड़ा बनाएगा। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। वेलकम बैक। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि आज का शो खत्म होते ही अब से कुछ ही देर में मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूंगा। चलिए आइए दोस्तों, अब मिलते हैं एक अनोखी दादी से। हाल ही में दिल्ली में हुए समलैंगिक जनों के एक आंदोलन में एक इंसान ने बड़े उत्साह के साथ एलजीबीटी समुदाय के लोगों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। डोंट फील शाई, अपने आप को डिस्करेज मत करो मेरे बच्चों। आई एम विद यू। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा हक है। मेरे बच्चे समाज का एक ऑनरेबल हिस्सा है, अनमोल
मेरे सामने लाओ। तो मैं भी आपको दादी बोलूं? मुझे बताइए कि इस आंदोलन में आप कैसे जुड़ी? बेटे जी, ये मेरे ग्रैंडसन हैं, ये भी गे हैं। अच्छा। और बेटे जी, मैं इसलिए नहीं जुड़ी हूँ कि मेरा ग्रैंडसन इसमें है, इसलिए जुड़ी हूँ कि वो हर बच्चा मेरे देश का है, मेरे को बिलोंग करता है। तुम बच्चे हो देश के, इस देश के नागरिक हो, वही हक तुम्हारे हैं जो इन सब के हैं। ये हमें संविधान ने दिए हैं। ये जज छीनने वाले कौन होते हैं? ये मेरे सामने आए ना, यहाँ बैठे हैं। तो आपके पोते यहाँ हैं हमारे साथ? जी हाँ हैं। आपका नाम संभव है? जी। तो संभव की जब शादी होगी उसमें आप नाचेंगी? नाचेंगी। अभी मैंने इसकी सगाई की है। हाँ हाँ। इसका बॉयफ्रेंड जो है स्पेन चला गया। इतना डांस किया बेटे मैंने। सारी रस्में मैंने की जैसे पंजाबी करते हैं। दादी तू कूल है। दादी, आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है समाज को? हर माँ को, हर दादी को, बहन को, पत्नी को, सबको आगे आना चाहिए इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। अपने आप को बदलिए, बदलिए। ये उसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं जिससे दूसरे बच्चे पैदा हुए हैं। चलिए दादी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके पोते के साथ हैं। जी, थैंक यू सो मच दादी। दोस्तों, एक लंबे समय से हम हमारे समाज के एक तबके को टॉर्चर कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनका हम मजाक बना रहे हैं, उनके जज्बातों को हम ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी काबिलियत को हम ठुकरा रहे हैं, उनके इंसान होने पर ही हम सवाल उठा रहे हैं। क्या हक बनता है हमारा? ये हमको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि उन लोगों को जिनके सपने हमारे जैसे हैं, जज्बात हमारे जैसे हैं, डर भी हमारे जैसे हैं, उनको हम अपनाएं। याद रखिए, ये कुदरती बात है, कोई बीमारी नहीं है, और ये पैदाइशी है। ये चॉइस या निर्णय करने की बात नहीं। शायद मैं या आप भी इस अवस्था के साथ पैदा हो सकते थे। तो अपने मन से डर हटाइए और कुदरत के इस पहलू को भी कबूल कीजिए। आपको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते। माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी का यह तन, माटी है हर सू, माटी से सब आया है, सब माटी में मिल जाएगा। कुदरत है पगला कुम्हार, जाने कैसा घड़ा बनाएगा। कुदरत की करनी को तू काहे समझे भूल है, ओ माटी के इंसान कह दे छूटे तेरे उसूल है। माटी को सीने से लगा के कह दे माटी मुझे कबूल है, माटी मुझे कबूल है, मेरी माटी मुझे कबूल है। माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी का यह तन, माटी है हर सू, हर साज नए सुर गाता, यहाँ गीतों की भरमार है। हर गीत दिल को छू जाएगा, सोच में जो थोड़ा प्यार है। कुदरत पर कसता लगाम, ये कैसा तेरा जुनून है। अपना ले माटी मन मेरे, ये नफरत तेरी फिजूल है। माटी को सीने से लगा के कह दे माटी मुझे कबूल है, माटी मुझे कबूल है, मेरी माटी मुझे कबूल है। माटी माटी मैं,
माटी माटी तू, माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी का यह तन, माटी है हर सू, माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी माटी मैं।